अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। HBL PSL के 10वें एडिशन का चैंपियन कौन? वेल इट्स लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर ने कल एक बार फिर बेहतरीन ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाकर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी और बड़े मार्जिन से 6 विकेट से शिकस्त दी। इवन दो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 201 रन्स बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर अग्रेशन का मुजाहरा किया गया लाहौर कलंदर्स की जानिब से। व्हाट अ नाइट इट वाज ओवरऑल। बेहतरीन क्रिकेट, बेहतरीन एंटरटेनमेंट तमाम फैंस को देखने को मिली एंड लाहौर कलंदर्स केम आउट ऑफ इट एज विक्टर्स एंड विनर्स ऑफ देयर थर्ड चैंपियनशिप। सो कूडोज टू लाहौर कलंदर कि उन्होंने अपनी तीसरी बार चैंपियनशिप हासिल की है एंड कूडोज टू शाहीन शाह अफरीदी जिनके कप्तान बनने के बाद लाहौर कलंदर की किस्मत बदली। Here is what happened in the match. पहले खेलते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 201 रन बनाए। हसन नवाज once again amongst runs 43 गेंदों पर 76 रन बनाने में कामयाब हुए। अविष्का फर्नांडो ने 29 रन की इनिंग्स खेली और फ़हीम अशरफ ने 8 गेंदों पर आखिरी ओवर में 28 रन बनाए। वाल 8 गेंदों पर 28 रन बनाया आखिरी ओवर में, उसमें काफ़ी बड़े बड़े छक्के लगाए। वो अलग बात है कि उन्होंने जो पहला ओवर कराया उसमें भी 23 रन उनको पड़ गए और फिर आखिरी ओवर भी फ़हीम अशरफ नहीं कराया जिस पर लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की। लेकिन उस वक्त तक भी काफ़ी देर हो चुकी थी। इवन दो आखिरी 3 ओवर्स में 47 रन दरकार थे लाहौर कलंदर्स को। दे स्टिल मैनेज टू विन सीजन 10 एंड द चैम्पियनशिप फॉर द थर्ड टाइम। बॉलर्स की अगर हम बात करें लाहौर कलंदर के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट्स हासिल की, हारिस रऊफ ने 2 विकेट्स हासिल की, सलमान मिर्जा ने एक बार फिर अच्छी बॉलिंग का फॉर्म मुजाहिरा किया और 2 विकेट्स हासिल की। इवन दो 51 रन दिए, हम फिर भी अच्छी बॉलिंग कह रहे हैं क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स को भी रन्स पड़े, वो विकेट्स नहीं ले पाए जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स ये टारगेट अचीव करने में कामयाब हुआ। हम आगे चल के आपको ये भी बताएंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा। मैन ऑफ द मैच तो हसन नवाज ही रहे कल और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हसन नवाज रहे। आगे चल के हम आपको दीगर चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे, बट लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट एंड इंक्लूड देयर ओपिनियन अबाउट येस्टरडेज मैच। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, बेहतरीन परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की जानिब से, कोई शक नहीं है इसके अंदर। रन्स लगने वाली विकेट थी, रन्स लगे, उस पर इनिशियली थोड़ा बहुत स्विंग हो रहा था बॉल, लेकिन अच्छी बात ये थी कि विकेट टेकिंग एबिलिटी नज़र आई लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स में, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हों या हारिस रऊफ हों। विकेट्स गिरती रहीं तो टोटल 201 तक महदूद रहा, वरना और भी ऊपर जा सकता था। लाहौर कलंदर को मुबारक हो, बड़ा अच्छा सीजन गया है उनका और बीच में थोड़े से प्रॉब्लम आए थे, लेकिन जिस तरह से लेके गए और स्पेशली सेकंड पार्ट में जो कप्तानी की है शाहीन अफरीदी ने अच्छी लगी। वो खुद भी अपने आप को कंपोज किया, उन्होंने बहुत सब्र रखा उन्होंने, और जिस तरह से कल बॉलिंग की बहुत वेज स्विंग हो रही थी उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि उनको हमने क्रिटिसाइज भी बहुत किया है, हम सभी ने किया है बिल्कुल, लेकिन जब उन्होंने अच्छा किया एज ए कैप्टन भी, एज ए प्लेयर भी, एज ए बॉलर भी अच्छा परफॉर्म किया और उनकी काफ़ी कोशिशें हैं इस टीम को यकजा करने में और जितवाने में, और 3 दफ़ा वो टाइटल जीतने में कामयाब हो गए। और नो डाउट लास्ट 5 ईयर की बेहतरीन जो टीम है PSL की वो लाहौर कलंदर से, उसे साबित कर दिया, अपनी परफॉर्मेंस से कर दिया। अभी राशिद खान भी नहीं तो उनके पास, जिसका हम तस्करा करते आए हैं कि राशिद खान बहुत अहम प्लेयर रहे हैं उनके, लेकिन जिस तरह से इनकी टीम खेली है और बहुत ही ज़बरदस्त। और जहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं, वो टीम लास्ट 8 मैचेस जीती हुई थी, लेकिन जब तक आखिरी बॉल या आखिरी रन ना बन जाए, जब तक आप रिजल्ट का तयन नहीं कर सकते। और आज कल सिकंदर रजा विनिंग शॉट खेला और बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को जितवाया और बहुत ही ज़बरदस्त फाइनल हुआ। लास्ट 9 ईयर्स में, 10 ईयर्स में इससे अच्छा फाइनल हमने नहीं देखा। दुनिया में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, 200 प्लस को चेस करना वो एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, PSL के लिए, कि आखिरी मैच जो हुआ 200 प्लस चेज हुए हैं और इसमें क्रेडिट जाता है। जिस तरह से टूर्नामेंट रुक गया था, PSL पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि एंड बहुत अच्छा हुआ, ज़बरदस्त हुआ। बाकी हम करते रहेंगे बात, क्रिटिसाइज बॉलिंग कैसी हुई, बैटिंग कैसी हुई, और वो हम बीच में करते रहेंगे।
एब्सोल्युटली, और किसने क्या रोल प्ले किया लाहौर कलंदर की इस जीत में, हम ये भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट सिकू भाई, ओवरऑल क्या ज़बरदस्त एज अ यूनिट परफॉर्म किया है लाहौर कलंदर ने। चाहे हम बॉलर्स की बात करें, उसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, इवन सलमान मिर्ज़ा हैं, या हम बैटर्स की बात करें, कल फ़खर जमान नहीं चले, नईम ने एक बार फिर इम्प्रेस किया। और व्हाट्स गुड अबाउट हिम इज़ कल उन्होंने विकेट पर रुकने की भी कोशिश की। जो हम बात कर रहे थे कि हर प्लेयर को अपने आप पर काम करना है और मिड टूर्नामेंट भी अपने आप पर काम किया जाता है। हम मोहम्मद नईम के फ्यूचर के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। अब्दुल्ला शफीक वंस अगेन वाज ब्रिलियंट। सिकंदर रज़ा के तो क्या ही कहने। देखिए, ये सारी बातें बहुत से लोग कर लेंगे, मैं जल्दी जल्दी मोटी मोटी जो मेरे दिल में है वो बातें करना चाहता हूँ। पहले तो मुबारकबाद हो पीसीबी को, उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लिया जंग की वजह से जो इश्यूज़ खड़े हुए थे। मगर कल जरदारी साहब को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने शायद पहली दफ़ा उनको देखा है कि वो ग्राउंड पे आए थे। मैं उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, सर प्रेसिडेंट साहब, आप एक सिंध में ग्राउंड बना दें। आपका शौक़ क्रिकेट का देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं इस मौके के तलाश में था कि ये लाइव शो, तो मैं उनको कहूँ कि प्लीज़ एक सिंध में आपका इशारा होगा तो सिंध में ग्राउंड बन जाएगा। अब ये तुमने मैच की बात की ना, दोनों टीमों ने टक्कर का मुकाबला किया, टक्कर का। अब आखिरी के जो 3 ओवर में 50 रन दिए हैं उन्होंने, कोयटा वालों ने, वो वक्त जो था ना बड़ा गमगीर था, बड़ा मतलब दोनों तरफ से टेंस था। घर मेरा पूरा टेंस हुआ था, हम सब टेंस हुए थे, मतलब मज़ा आ रहा था देखने का। एक्सीलेंट फाइनल, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये टीम ने तो तबाही फेर दी, उसने नहीं फेरी। दोनों टीमें टक्कर की थी, आखिरी में उन्हें मौका मिल गया। मगर मैं ये बताना चाह रहा था दानिश कि ये ऐसे मौक़ों के ऊपर डेटा कहाँ जाता है। हम डेटा की बात करते हैं, जब किस तरह गेम चल रहा था, इतने गोली की तरह चल रहा था, उसमें कहाँ क्या काम आता, हर एक को पता था। उसने आमिर ने ज़बरदस्त किस्म की 2-4 यॉकरें की, आखिरी यॉकर उसकी फुल टॉस हुई, उस पर छक्का लग गया। मतलब हर चीज़ परफेक्ट जा रही थी, मगर कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। जो असल चीज़ होती है वो प्लेयर होता है, उसका कॉन्फिडेंस होता है, उसका कामनेस होती है, वो जिस तरह अपने आप को कंपोज करके ऐसे सनसनीखेज मैच में अपने आप को परफॉर्म करता है ना, फिर वही प्लेयर होता है। अहमद, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद नईम ने कल प्लेटफॉर्म सेट किया। जो उनके 40 रन की इनिंग्स थी 27 गेंदों पर, उससे प्लेटफॉर्म सेट हुआ। लेकिन वहाँ तक भी मैच हाथ में नहीं आया था लाहौर कलंदर के। जो कुशल परेरा और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप थी वो बड़ी शानदार थी, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल नेक टू नेक लेके चले हैं रन रेट के हिसाब से। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मुबारक हो तमाम लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को, कप्तान को, शाहीन को। एक ज़बरदस्त उन्होंने थ्रू आउट टूर्नामेंट खेला है। आई थिंक डिजर्व फाइनलिस्ट थे। और हम यहाँ बैठ के बताते जा रहे थे हर मैच में कि क्यों लाहौर का पलड़ा जो है वो भारी है दीगर टीमों से, और आप देख लीजिए यही वजह थी। आई थिंक एक कंप्लीट टीम बन के खेली। शुरू के अंदर जो है थोड़ा सा स्टार्टर्स आए, जब ओपन का जो है स्लॉट एक ऐसा स्लॉट था जो इनको ट्रबल कर रहा था, वहाँ पे उन्होंने चांस लिया, आसिफ अली का नहीं हुआ, दोबारा से नईम को खिलाया। आई थिंक सबसे पहले क्रेडिट जाता है नईम को भी, उसने डिलीवर किया। फिर मैनेजमेंट को जिसने दोबारा उस पर फेथ, शायद उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं थी, अखलाक थे बाहर, लेकिन उनको इन्होंने खिलाया। बड़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो है रोल नईम ने अदा किया उनके लिए। फिर फखर जमान ऑन एंड ऑफ बड़े जबरदस्त इनिंग्स खेले हैं। शाहीन शाह अफरीदी लेड फ्रॉम द फ्रंट, उनकी बॉलिंग भी हर गुजरते हुए मैच के साथ बेहतर नजर आई है। उसके बाद परेरा जो है, पहले मिचेल ने जो है बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी, उसके बाद परेरा जो आए उन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। जिस तरह 201 चेस किया और उस पे जिस सिचुएशन के अंदर मैच था और वहां परेरा खड़ा रहा, वहां से नॉट आउट आया है, उसने विकेट थ्रो नहीं की, ये बहुत बड़ी बात थी। मैच को छोटा किया उसने। और उसके बाद एंड में आके सिकंदर रजा जो सिर्फ 10 मिनट पहले ही जो है पहुंच सके ग्राउंड में, वो अपनी नेशनल ड्यूटी पे थे, वहाँ जिम्बाब्वे में खेल रहे थे और वो इंग्लैंड के साथ खेल रहे थे, और 50 किया वहाँ। उसके बाद यहाँ एक कमिटमेंट शो की उन्होंने लाहौर कलंदर के टुवर्ड्स, और ना सिर्फ वो आए, उन्होंने विनिंग शॉट भी लगाया। सो ऑल इन ऑल आई थिंक दे वर द डिजर्व्ड फाइनलिस्ट अंडर अ डिजर्व्ड कैप्टन। 4 साल के अंदर 3 टाइटल जो है वो जीत लिए शाहीन शाह अफरीदी ने। दिस इज नॉट अ स्मॉल फीट। अब ये बात तय करनी है कि देखें, जब आपने अभी कप्तान, आप किसी को जबरदस्ती अगर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी तो परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन ये बनता है कि शादाब खान को आप सोच रहे हैं कि आप नेक्स्ट फ्यूचर कैप्टन देख रहे हैं, तो फिर उन्होंने तो पहले जो है जितवाई हुई चीजें, और ना ही बॉल के साथ या बैट के साथ उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं। तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यार शाहीन ने जो है वो तो 3 दफा टाइटल जितवा दिया 4 में से, तो शाहीन को क्यों नहीं आप कप्तान देखते हैं? तो अब ये सारे सवाल आके दोबारा से खड़े होंगे। पहले लोग कहते थे वीजे जो है ना सारी कप्तानी अंदर कर रहे थे, इस दफा तो वीजे भी नहीं थे, इस दफा तो शाहीन अफरीदी खुद ही थे ना। तो आज तो मान ले, तो जिस तरह राशिद भाई ने बोला है किसी की कोई अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो डेफिनेटली एज अ कैप्टन
वो निखर के आए। अनफॉर्चुनेट था, इनको 2 सीरीज मिली, उसके बाद बाबर आजम दोबारा से जिस तरह वो आपने देखा कप्तान बने वो पाकिस्तान में, इनका सारा कॉन्फिडेंस शैटर्ड हुआ, इनकी बॉलिंग पे इफेक्ट पड़ा। उसके बाद दोबारा से इन्होंने दिल नहीं हार नहीं माना। जिस तरह हम सुनते हैं कि कुछ प्लेयरों के बारे में ये कहा जाता है कि यार वो देखो उसका नाम नहीं आया, वो हार मान गए। शाहीन लड़ता रहा, आज भी पिछले मैच के अंदर, कल फाइनल के अंदर भी उसने फील्ड के अंदर भी जो कमिटमेंट शो की है, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, और अच्छा रोल मॉडल एक सीनियर प्लेयर को जिस तरह करना चाहिए उन्होंने वो करके दिखाया। तो अब सवाल लोग ये कर रहे हैं कि यार अगर तो आपने आगा के साथ ही जाना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप शादाब के बारे में सोच रहे हैं तो शाहीन का क्या कसूर है? अगर सिर्फ बात परफॉर्मेंस की नहीं है और सिर्फ कैप्टनसी की है, तो एज अ कैप्टन शाहीन ने तो फिर ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। हाँ, ना तो शाहीन की उस लेवल की परफॉर्मेंसेस हैं कि उनका मैं कहूंगा कि अभी कमबैक होना चाहिए, बॉलिंग अच्छी की लेकिन उस तरह की नहीं है, लेकिन फिर शादाब की भी नहीं है। तो अगर शादाब टीम में आ सकते हैं तो फिर शाहीन भी टीम में आ सकते हैं। तो ये क्लैरिटी, अब लोग सवाल पूछेंगे सिलेक्शन कमेटी से कि बताइए एक्सेप्शन क्यों है फिर पाकिस्तान की क्रिकेट में, सबको एक जैसा ट्रीट क्यों नहीं किया जाता? ये जवाब देने पड़ेंगे सिलेक्शन कमेटी को। सबसे इंपॉर्टेंट और सब बातों की एक बात, एक ही तराजू होना चाहिए जिसमें आप तोलें, किसी के लिए अलग तराजू और किसी के लिए अलग तराजू नहीं होना चाहिए, मुनासिब नहीं है। वैसे राशिद लतीफ़ साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो परफॉर्मेंस मैटर करती है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस मैटर करती है, लेकिन पीएसएल से भी हमें पोटेंशियल वाले प्लेयर्स नज़र ज़रूर आए हैं। हाँ, उनको किस तरह हैंडल करना चाहिए वो एक बिल्कुल अलग डिस्कशन है कि वो पीएसएल में परफॉर्म करे, आप स्पॉट करें, फिर आप उसको डोमेस्टिक में लेके जाएं, 1-2 सीज़न खिलाएं और फिर आप उसको पाकिस्तान टीम में लेके आएं, ये एक अलग डिस्कशन है एज आई सेड। बट हसन नवाज़ ने इस पीएसएल में जितना इम्प्रेस किया है किसी और यंगस्टर ने नहीं किया। बिकॉज ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रन स्कोर किए हैं, जिस तरह रन स्कोर किए हैं, 2 मैचेस उन्होंने पहले जिताए हैं, कल उन्होंने जिस तरह कलीदी किरदार अदा किया, ऊपर से विकेटें गिर गई थी, प्रेशर आ गया था, उसके बावजूद वो तेज़ खेले हैं, 43 गेंदों पर 76 रन बनाए हैं और साथ साथ मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। तारीफ बनती है हसन नवाज की भी। नो डाउट बहुत ही अच्छी बैटिंग की है उन्होंने, 1 मैच में नहीं, 2 मैच में नहीं, 3 में नहीं, 4-5 मैचेस में उन्होंने मुसलसल परफॉर्मेंस दी है। 28 छक्के मारे उन्होंने, मतलब कि नजर आ रहा है कि पावर है उनके अंदर, टेक्निक है, पावर है, उनको पता है कि मैं सामने कब मार सकता हूँ, किस बॉलर को मार सकता हूँ। जब बैट्समैन को ये पता हो ना मैं कब और किस वक्त मारना है और मैं मार दूंगा, तो वही उसकी एक नजर आती है, उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये सारा तजर्बा मिल रहा है उसको, और आगे जाके वो बेहतरीन बल्लेबाज बन सकता है। अब ये देखना है किस नंबर पे वो खेलेंगे। उन्होंने हमें इम्प्रेस जो किया है ना, वो एज ए ओपन नहीं किया था न्यूजीलैंड में और ना ही डोमेस्टिक में किया था, इन्होंने किया 4 नंबर पे। इनको 6 नंबर पे ट्राई किया, इनको 5 नंबर भी ट्राई किया, लेकिन 4 नंबर पे सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अहमद जो बात कर रहे हैं ना, जैसे शाहीन की बात की, देखें ये बांग्लादेश के 3 मैचेस हैं, उसके बाद पाकिस्तान 5 मैचेस खेल रहे हैं, बांग्लादेश जाएगी, उसमें हम देखेंगे, मेरा गुमान यही है कि शाहीन आफरीदी को हम देखेंगे उसमें। हम नंबर 3 पे शायद अब्दुल्ला शफीक को देखें, सलमान अली आगा को मे भी ना देखें, हम नवाज को नंबर 4 पे देखें, हो सकता है किसी और बैट्समैन को हम नंबर पे नहीं देखें। टीम की जो बात है, पाकिस्तान टीम की जो बात हो रही है, उसमें बहुत सारे तजर्बात होने बाकी हैं, हमें नजर आ रहे हैं प्लेयर। और जैसे नईम की बात की है, नईम को मेरे ख्याल से आने वाला सीजन पूरा डोमेस्टिक खेलना चाहिए, उसके अंदर ठहराव नजर आने लगा है। शुरू के 5 मैचेस खराब गए उनके, ठहराव इस बात पे, कल जब बैटिंग कर रहे थे उनको पता था मुझे किसको कूटना है, कूटने का वर्ड जरूरी है। 3 छक्के जो मारे उन्होंने सीढ़ियों पे मारे हैं फहीम अशरफ को, उनको पता था कि अभी मौसम ड्राई हो गया, पिच ऐसी है, मैं मारूंगा बाहर ही जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस था। जब उस्मान तारिक जो मुश्किल बॉलर है, उनको भी उनकी रीच ज्यादा थी, रीच का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने छक्के मारे उनको, लेकिन जब अबरार आए तो अबरार को ट्राई नहीं किया, उन्होंने सीधे बल्ले के साथ वो खेलते रहे, तो यहाँ से उनको गेम अवेयरनेस का नजर आ रहा है। तो ये प्लेयर्स भी आगे जाके आपका आपके मसाइल हल करते थे, कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, कभी फखर जमान हो जाएगा, तो कभी साइम अय्यूब हो जाएगा, लेकिन आपका बैकअप तैयार होना शुरू हुआ है। पिछले 4 सालों में बैकअप नहीं तैयार हुआ, जिसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो बात नवाज की हो रही है, बिल्कुल सही तरीके से उनको इस्तेमाल करना चाहिए, और बहुत ही जो स्ट्राइक रेट में अगर हम बात करते हैं, फॉरेनर्स प्लेयर्स को अगर हम हटा दें तो नंबर 1 पे स्ट्राइक रेट में इस साल जो है वो शायद नवाज है, नईम का है स्ट्राइक रेट है 168 का है, नवाज का 162 का स्ट्राइक रेट है। इसका मतलब है ये दोनों प्लेयर अगर स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखेंगे
तो ये पाकिस्तान के लिए आगे और परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। आपने स्ट्राइक रेट्स का जिक्र किया राशिद भाई, हम आगे चल के स्ट्राइक रेट्स के हमने ग्राफिक्स भी बनाए हुए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। बात कर रहे हैं ना, उसमें बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन भी कर सकते हैं ना कि माजी में हमें क्या नजर आता था और इस बार एचबीएल पीएसएल में क्या नजर आया। एक शिफ्ट तो है पाकिस्तानी माइंडसेट में, एक अग्रेशन जरूर नजर आना शुरू हुआ है। इसमें एक ऐड करूंगा, एक चीज दानिश, एक चीज ऐड करूंगा। देखिए वेदर का बड़ा फर्क था, पिचेस वो नहीं है जो लास्ट ईयर थी, विंटर और समर या गर्मियों में पिचेस का बड़ा फर्क था। इसको हमें मेंटेन करें, हम कंपेयर नहीं कर सकते, हम प्लेयर को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन रन का जो तनासुब था बहुत ज्यादा इस साल। एब्सोल्युटली, हमें पॉजिटिव्स देखने हैं एचबीएल पीएसएल के 10वें एडिशन से जो सामने आए हैं, और वो भी एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें काम करने की ज़रूरत है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, विच गिव्स मी होप वंस अगेन। हम सिकंदर बख्त और अहमद रज़ा की अहमद शहजाद की पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। Welcome back once again to Sports Flow HBL PSL Special। पाकिस्तान की एक रिच हिस्ट्री रही है as far as producing pace bowlers is concerned। HBL PSL के माजी के एडिशंस में भी हमें बॉलर्स फिर भी नज़र आ जाया करते थे, लेफ्ट आर्म बॉलर्स बहुत नज़र आया करते थे, लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा था जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स थोड़े से पीछे पीछे नज़र आते थे, और वो बैटिंग स्किल्स थी, वो रन स्कोरिंग एबिलिटी थी, वो स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी थी। इस बार HBL PSL में लेट्स हैव द स्लाइड प्लीज, स्लाइड फॉर द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स। आपको पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करने वालों में पाकिस्तानी प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट्स हाई मिलेंगे, जैसे कि मोहम्मद नईम ने 168 के स्ट्राइक रेट से खेला है इस HBL PSL में, हसन नवाज ने 162 के स्ट्राइक रेट से खेला है, फिर खुशदिल शाम जिन्होंने 156 के स्ट्राइक रेट से खेला है, फ़खर जमान ने 152 के स्ट्राइक रेट से खेला है, साजिद फरहान है उन्होंने भी 152 के स्ट्राइक रेट से खेला है, मोहम्मद आरिस है 148, अब्दुल्ला शफीक 148, मोहम्मद रिजवान 139। सो दिस इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग राशिद लतीफ़ साहब। अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखते हैं हाईएस्ट रन स्कोरर्स में और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स की फहरिस्त में, तो ये पॉजिटिव साइंस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जी, स्पेशली नईम और नवाज की बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी खुशदिल, फ़खर और नीचे प्लेयर तो खेलते हुए आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, लास्ट 6-7 ईयर से खेल ही रहे। लेकिन खुशाइन चीज़ क्या है, ये दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अभी आए हैं क्रिकेट में। नवाज इंटरनेशनल खेल चुके हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 160 प्लस बहुत अच्छा है, और ये जितना तजुर्बा मिलेगा उतना बेहतर हो जाए, वो और होते जाएंगे। जब अगर नईम को देखता हूँ, शुरू के 5 मैचेस खराब हुए हैं उनके, लेकिन उनके पास स्किल्स थी, उनके पास मेंटली टफ थे, इस वजह से सर्वाइव किया उन्होंने, और एक दफ़ा उनको कॉन्फिडेंस मिल गया तो वो बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। जब ये आगे जाएंगे तो हमारा मशवरा यही है फर्स्ट क्लास में जाएं। ये प्लेयर लग रहे हैं खेलने वाले फर्स्ट क्लास में, रेड बॉल से भी खेल सकते हैं, स्टाइल अच्छा है, कंपोज अच्छे होते हैं, और बैलेंस भी अच्छा लग रहा है। शुरू में जाहिर सी बात है जब रन नहीं कर रहे थे तो बहुत बुरे लग रहे थे, लेकिन ये लग रहे हैं कि पीछे की बॉल पे भी अच्छे हैं, स्पिनर्स पे भी अच्छे हैं। नवाज ने साबित किया भी, कुछ 4-5 मैचेस में बहुत रन किए उन्होंने। बाकी जो नाम है वो जो नीचे आ रहे हैं सारे, ये सब बहुत सालों से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, PSL खेल रहे हैं, लेकिन खुशाइन चीज़ है कि नए प्लेयर्स ने टॉप किया है आपकी स्ट्राइक रेट। एक अच्छा बैलेंस भी है सिकू भाई इस फहरिस्त में जो हम चला रहे हैं। ऊपर मोहम्मद नईम और हसन नवाज है जो कि यंगस्टर्स हैं, फिर आपको अब्दुल्ला शफीक भी इस फहरिस्त में नज़र आएंगे। अब्दुल्ला शफीक बाय द वे जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है इस बार HBL PSL में, वाकई में इंप्रेसिव रहे हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। और वो मैं हमेशा शारिक को कहता हूँ कि उनको देखें कि किस तरह टेक्निकली साउंड खेला जाता है। ही इज़ अ वेरी फाइन बैट्समैन। अब देखें इनमें जो लिस्ट के अंदर एक अब्दुल्ला शफीक टीम में नहीं है और एक नईम टीम में नहीं है, बाकी 5-6 लड़के उस वक्त टीम में हैं। तो ऑब्वियसली हर लड़का तो टीम में नहीं आ सकता ना कि एकदम से ही पता लगा कि सारी बैट्समैन ही भर लिया आपने, ऐसा नहीं होता। इन सारे नए बच्चों को तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि जैसे राशिद कह रहा है, मैं तो बहुत अरसे से इसी बात पे फंसा हुआ हूँ और फंसा रहूँगा कि इन सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए ना। अब जो ये जो जॉब है ना, ये PCB का है। PCB को चाहिए या उसके सेलेक्टर्स को चाहिए कि इनमें से जितने भी लड़के उनको आइडेंटिफाई करें, जिसमें एक फवाद फास्ट बॉलर भी है, एक और लड़का है सलमान मिर्ज़ा है, इस किस्म के जो लड़के सलमान मिर्ज़ा तो एक अरसे से नहीं, ही इज़ 31, मगर ये कि उसने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले में फर्स्ट क्लास के। इन लड़कों पे नज़र रख के ना इनको आप भेजें, मेक श्योर कि वो रीजन की टीम में सेलेक्ट हों और वो खेलें, उन पे मॉनिटर करें कि वो किस तरह इंप्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही। तो इसी तरह हमारा बेंच बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। देखें अभी हम बात कर रहे थे कि जो फ़लाँ लड़के ने इतने रन किए, फ़लाँ ने, मुझे याद है अभी मैं याया का शो कर रहा था, उसमें बताया कि एक उसने ईयर बताया था कि उसमें शोएब मकसूद जो थे, हाँ शोएब मकसूद जो है उसने टॉप किया था एज अ बेस्ट बैट्समैन, और फिर एक में हसीबुल्ला ने किया था। किधर हैं वो? गायब,
पता ही नहीं चला। यू हैव टू लुक आफ्टर देम। देखिए जो पीसीबी है वो एक उसका साया, उसका हाथ आपके सरों पे होता है क्रिकेटर्स के, उसको चाहिए कि इनको लेके चले, इनको मॉनिटर करे, वो कहाँ खेल रहे हैं, किस तरह खेल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है, तो जब भी वो इम्प्रूव करेंगे। वरना तो ये अभी आए एक महीने के बाद आप देखिएगा भूल जाएंगे हम, अगर हम किसी और तरफ निकल जाएंगे, बांग्लादेश की सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, हम उसकी तरफ चले जाएंगे। तो इनको हमने भूलना नहीं है और ये काम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का है। एब्सोल्युटली। अहमद, इन प्लेयर्स को जो भी आइडेंटिफाई होते हैं पीएसएल में, हैंडल किस तरह करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट टाइम्स सिलेक्शन जो है वो प्रीमैच्योर हो जाती है। एट टाइम्स एक सिंगल पीएसएल सीज़न की परफॉर्मेंस पर हम पाकिस्तान की नेशनल टीम में इंडक्शन होते हुए देखते हैं प्लेयर्स की, जो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है प्लेयर के लिए भी और टीम के लिए भी, बिकॉज प्लेयर फिर वो प्रेशर फील करता है जब वो ट्रांजिशन लेता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो जी यही तरीका है। आपकी जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, आपने उन पे जो है अपने कैंप्स लगाने हैं। जिस तरह हम खेल रहे थे तो ओपनर्स का कैंप लगता था, मिडिल ऑर्डर्स का कैंप लगता था, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का कैंप लगता था, फास्ट बॉलर्स का कैंप लगता था। आप उनको एक ग्रूव में ले लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और फिर चाहे सिस्टम रहे ना रहे वो प्लेयर्स रहते हैं, क्योंकि उन्हीं से तो आपकी फैक्ट्री चलनी है। अनफॉर्चुनेटली जैसे पीसीबी तब्दील होता है वैसे ही प्लेयर्स की लिस्ट भी तब्दील हो जाती है। तो ये नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना। देखिए पीएसएल ना क्राइटेरिया बनाइए अपनी इंटरनेशनल में सिलेक्शन, इसकी वजह से और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है पाकिस्तान को ऑलरेडी। ये हमारा ब्रांड है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेक और ब्रेक स्टेज ना रखिए। मैं मतलब अच्छा नहीं लगता है, सारों ने परफॉर्मेंसेस की भी हैं एक ऐसे टाइम पे जब आप इस तरह की बात करते हैं, लेकिन हम बात पाकिस्तान की ही कर रहे हैं। ये आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आपका डोमेस्टिक ही आपका एक वाहिद क्राइटेरिया होना चाहिए आपकी परफॉर्मेंस को लाने का। हाँ जी, पाकिस्तान ए के बहुत टूर्स करवाएं, पाकिस्तान अंडर 19 के टूर्स कराएं, इमर्जिंग के अंडर 23 करवाएं। ये आप साथ अपने टूर्स करवाते रहिए, यहाँ पे प्लेयर को ग्रूम करिए, उसके बाद इंटरनेशनल में लेके आइए, वो आपको लंबा खेल के देगा, आपकी टीम भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। तो आप जिस तरह ये आपके जो 5-6 प्लेयर है आपने टीम में रखे हैं ना, रख तो आपने लिए हैं, लेकिन बराए मेहरबानी इनको इस तरह यूटिलाइज करिएगा कि ये अगले 5-7 साल आपके मुल्क के लिए खेल जाए। इस बात को भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सॉरी अहमद, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। वील ट्राई टू फिक्स दैट एंड वील कम बैक टू यू। बहुत क्रैक हो रही है आपकी आवाज अहमद। वील कम बैक टू यू, लेट्स फिक्स दिस इशू। वील कम बैक टू यू। एक चीज मैं ऐड करता हूं, जैसे अभी अहमद कह रहा था ना कि उसमें ए टीम्स और उसको शाहीन को, उसमें मेक श्योर कि वो लड़के ना जाएं कि जो ऑलरेडी 8-8, 10-10, 15-15 मैच पाकिस्तान से खेल गए, वो खेले जा रहे हैं, वो वहां पर भी ना डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वो शाहीन की तरफ से जाके वहां पर भी खेल रहे हैं। नहीं, ऐसे लड़के जिन्होंने 10-15 मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट ODIs, T20s, उनको ना भेजें शाहीन में, चाहे वो यंग हो ना हो, बिल्कुल फ्रेश बच्चा भेजें ताकि हम अपना बेंच मजबूत करें। वही लड़के रिपीट हो रहे हैं, पाकिस्तान से भी वो खेल रहे हैं, शाहीन में भी जा रहे हैं, ए में, तो फिर आप टैलेंट को आइडेंटिफाई अच्छी तरह नहीं कर सकते। अब राशिद भाई, जब हम ये बात करते हैं ना कि पीएसएल को क्राइटेरिया नहीं बनाया जाना चाहिए नेशनल टीम में सिलेक्शन का, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पीएसएल में तो हमें हैंडफुल ऑफ बॉयज़ खेलते हुए नज़र आते हैं ना, वो सेलेक्ट हो भी जाते हैं, टीम का हिस्सा भी बन जाते हैं, तो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। उसमें ऐसे प्लेयर्स भी शामिल हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जैसे सुफियान मुकीम है, सऊद शकील एक अरसे तक बाहर बैठे रहे इससे पहले। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं डोमेस्टिक में जो बेइंतहा टैलेंटेड हैं, लेकिन पीएसएल में खेलना तो दूर की बात, वो ड्राफ्ट का हिस्सा भी नहीं होते। एग्जैक्टली व्हाई हमें डोमेस्टिक की तरफ देखना है और उन तमाम लड़कों को लूप में लेके आना है। राशिद भाई, देखिए बहुत सारे प्लेयर फर्स्ट क्लास खेलना नहीं चाहते। हमारे जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं वो, और आने वाली जो फौज है, ये क्रिकेटर्स की फौज है हमारी, वो भी फर्स्ट क्लास नहीं खेलना चाहते और अवॉइड करते हैं, और हर कोई पीएसएल खेलना चाहता है। पीएसएल खेलें, जैसे एक पीएसएल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, 2 से 3 पीएसएल खेलें, परफॉर्म करें, आप आ जाएं, खेलें, बिल्कुल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। लास्ट सीजन में अगर देखते हैं, हसन नवाज इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन इस दफा किया उन्होंने, अगले साल फिर कर खेलेंगे। तो गारंटी नहीं है किसी की परफॉर्मेंस, क्योंकि फ्रेंचाइज डिफरेंट तरीके से करती है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो कोयटा ग्लेडिएटर में नहीं हो। ये सारी चीजें काउंट करने की जरूरत है। और 2 टीम और आ जाएंगी, कहीं और चले जाए,
मे बी उनको हैंडलिंग सही नहीं हो उनकी, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। एक साल की परफॉर्मेंस पे किसी भी प्लेयर को नहीं देना चाहिए, खिलाना चाहिए। बाकी क्या होता है कि सुफियान मुकीम का दे दे, अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं खेले, वजह क्या बनी? वो अंडर-19 से आए, जब फर्स्ट क्लास शुरू हो रही तो पाकिस्तान ए से वो कहीं चले गए, वापस आए एशियन गेम में चले गए, एशिया कप में एशियन गेम में चले गए, वापस आए तो किसी और ये जो अपनी शाहीन के टूर पे चले गए। तो बहुत सारे प्लेयर्स के फर्स्ट क्लास लास्ट सीजन नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि जब आप रखते हो ना एफटीपी बनाते हैं जूनियर टीम की, अपने डोमेस्टिक सीजन के बीच में ही बना देते हैं, थोड़ा खत्म होने दें, कोई 8-10 मैचेस खेलने दें, उसके बाद आप कीजिएगा। शेड्यूलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शेड्यूल कौन कर रहा है? पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट को कौन देख रहा है? जो क्रिकेटर है ही नहीं। प्रॉब्लम तो है ना हमारे पास, पीएसएल जो चला रहा है वो भी क्रिकेटर नहीं है हमारे पास। तो बहुत सारी सिर्फ हमें क्रिकेटर को लुक आफ्टर नहीं करनी, हमें उनको भी लुक आफ्टर करना जिनको क्रिकेट नहीं आती। प्लानिंग इसी तो कहते हैं ना फिर सिकू भाई, इसी को प्लानिंग कहते हैं कि आपने कब अपना डोमेस्टिक सीजन कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आपने जूनियर टीम्स को बाहर भेजना है, कौन से प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको अपने इंटरनेशनल स्टार्स को अपने डोमेस्टिक लेवल का हिस्सा बनाना होगा ताकि फिर वो कंपटीशन नजर आए, चैलेंज हो डोमेस्टिक के प्लेयर्स भी उनके साथ खेल के, और आपको सही मानों में पता चले कि जी परफॉर्मेंस का क्या लेवल है। देखो अगर मेरा बस हो ना, मैं तो ये कहूँ कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता, वो पीएसएल भी नहीं खेलेगा। आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो है कि जी मैं तो नहीं खेल रहा, कोई कह रहा है कि जी मैं तो 4 दिन विकेट कीपिंग नहीं कर सकता, कोई कह रहा है मैं 20 ओवर नहीं कर सकता। वो साफ कह देते हैं कि कोचेस ने मुझे फ़ोन करके बोला है कि यार वो मुंह पे आके कह दिया कि मैं नहीं खेलूंगा अगला मैच। भाई वाह, मतलब कमाल ही हो गया यार, मतलब 20 ओवर वो नहीं कर सकते। और वो तो ये चीज़ें कुछ देखिए, मैं जो चाहता हूँ ना क्रिकेट बोर्ड को कि वो लाइनें ड्रॉ करें कि दीज आर द रूल्स एंड नोबडी कैन क्रॉस दोस लाइंस, कि भाई ये है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना मस्ट। और जो ये पॉइंट उसने उठाया ना अपने राशिद ने, बहुत वैलिड है कि आपने कब वो डोमेस्टिक क्रिकेट करानी है। ऐसा ना हो कि हाँ विंडो उसको ऐसा निकालें कि सब खेल रहे हों, और आप मेक श्योर कि जी मैं इंजर्ड है ना, जब तक आप नहीं खेलेंगे दोबारा पाकिस्तान के लिए, जब तक आप डोमेस्टिक एक फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेलते। पूरी दुनिया का असूल ये है कि जब आप इंजरी से वापस आते हैं तो यार एक मैच तो खेलो। मैच असल चीज़ होती है, जब आप नो बॉल करते हैं, आपकी पिटाई होती है, आप जोर लगाते हैं बॉलिंग में, बैटिंग के अंदर फील्डिंग खड़ी होती है, वो आपको रन नहीं बनाने दे रही है, ये ऑल दोज थिंग्स काउंट, इससे आप प्लेयर बनता है। मैंने तो पूरा डेटा निकाला हुआ है दानिश कि हमने जो मैचेस जो वर्ल्ड कप की टीम गई थी, वो मैं दिखाऊंगा कभी किसी दिन, जो अमेरिका गई थी, हमारे लड़कों ने सिर्फ 600 मैच खेले में, मेरे पास रखा हुआ है रिकॉर्ड, 600 मैच। दुनिया की टीमों ने 1200, 1300, इंडिया ने 1000 खेले में। यानी कि हम तो खेलते ही नहीं लड़के, और कोई पूछने वाला नहीं है। एब्सोल्युटली, और चेक एंड बैलेंस रखने की भी एक ज़रूरत है। दुनिया में तो हमने ये भी होते हुए देखा है कि अगर कोई लड़का कोर टीम का हिस्सा नहीं है तो उसको डगआउट में नहीं बिठाया जाता, वापस डोमेस्टिक खेलने भेज दिया जाता है अगर सीज़न चल रहा हो तो ये सीरियसनेस का लेवल है। राशिद भाई जी कुछ कहना चाह रहा? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं अभी आपको मौका नहीं दूंगा ना, नहीं अभी लड़के कम है ना, तो जल्दी जल्दी बोल दूं जो मेरे दिल में आ रहा है। देखो कल मैंने वो देखा कि जब वो साउथ शकील आउट हुआ, वो आउट नहीं था, उन्होंने एक्शन रिप्ले नहीं दिखाया, मेरे पास फील्ड पड़ी है, अंपायर ने भी फौरन आउट दे दिया, जो वो बाहर गया। तो जो मैं बात करता हूँ कि जो ओनर्स को वहाँ नहीं बैठना चाहिए, ओनर ने उसको कुछ कहा, उन्होंने उठा के अपनी हेलमेट मारी, बल्ला फेंका, गुस्से में थे। हम ड्रेसिंग रूम में रहे ना, यकीन करो कोई लड़का आउट होकर आता था, हम दूर भाग जाते थे डर के मारे कि कहीं इसने बल्ला ही ना मार दे। वो इतना उसका वो मतलब वो एक उस कैफियत में होता है कि वो आउट होकर आ गया, उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत वहाँ लगी होती है, वो डिप्रेशन में होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है। आप उसको जाके बोले तूने ये क्या शॉट मारा, वो उसी वक्त आपको सर पे बल्ला मारा। We don't know उन्होंने क्या कहा और वो गुस्सा किस पे था और क्या था, मगर ये कि मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि ओनर्स को उस जगह नहीं होना चाहिए ड्रेसिंग रूम में उधर, इसलिए कि अगर मेरा ओनर आके इधर बैठ जाए और बोले हाँ बता प्रोग्राम करो, तो हम क्या प्रोग्राम कर सकें। राइट राशिद भाई, मोस्ट विकेट्स को भी जरा एक नजर हम देख लें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शाहीन शाह अफरीदी केम आउट एज द टॉप विकेट टेकर फॉर HBL PSL सीजन 10। वो कुल मिलाकर 19 विकेट लेने में कामयाब। दूसरे नंबर पर अबरार अहमद थे। थ्रू द टूर्नामेंट उन्होंने अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, जहाँ क्वेट ग्लैडिएटर्स को परेशानी होती थी वो अबरार अहमद का सहारा लेते थे। हसन अली वाज गुड बट फिर इकॉनमी उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। फ़हीम अशरफ वाज आल्सो गुड, 17 विकेट्स उन्होंने ली बट इकॉनमी
बहुत ज़्यादा थी, अब्बास आफरीदी ने भी विकेट्स ली, उनकी भी इकॉनमी बहुत ज़्यादा थी। तो इकॉनमी एक ऐसा इशू है राशिद भाई जिसको चेक और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाँ, T20 में रन्स पड़ते हैं आपको शुरू में और आखिर में, लेकिन सही इकॉनमी रेट क्या होना चाहिए आइडियली T20 में भी? नहीं, जैसे आपने दिखाया शाहीन और अबरार, पेसर्स में तो शाहीन आउटस्टैंडिंग रहे। लास्ट 3-4 मैचेस में तो उन्होंने तबाही मचा दी। 10 विकेट्स लिए हैं उन्होंने, शायद 8 या 9 विकेट्स लिए हैं उन्होंने। तो वहां पे तो वो अपनी जस्टिफिकेशन दी है। स्पेशली कल का जो एक ओवर था ना, शुरू के 2 ओवर, वो दोनों तरफ कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि इन स्विंग जो कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर को, यानी कि राइट हैंड को बाहर जाएगी, निकलेगी, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है और फर्स्ट क्लास भी खेलनी है इनको कि ये टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छे हो सकते हैं। अबरार थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही अच्छे रहे और कल भी उनके विकेट चाहे 17 है सिर्फ, लेकिन वो जिस तरह की बॉलिंग की है शायद वो सबसे ज्यादा विकेट होनी चाहिए थी। उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग रहे विकेट्स और इकोनॉमी रेट 7.5 मेरे ख्याल से 7.7 है शाहीन की और 7.3 शायद है अबरार की है। तो बहुत जबरदस्त है ये। बाकी देखें, हसन अली ने आउट किया लेकिन 9 की है, 11 की फहीम अशरफ है, अब्बास आफरीदी 10.2 है, 17 विकेट सबकी 17 है, हारिस 10.2 है, जैसन होल्डर तो खैर बाहर के हो गए। शादाब ने बॉलिंग बहुत ज्यादा नहीं की, इसलिए देखें रन देखें 232 रन दिए हैं इन्होंने, इसका मतलब है ओवर्स कम किए हैं, लेकिन फिर भी इनकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर है। अदरवाइज इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, ये छुपते नहीं रहे। राइट जेंटलमैन, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया। राशिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, सिकंदर बख्श बहुत शुक्रिया। इससे पहले अहमद शहजाद हमारे साथ है। अहमद शहजाद, आपका पॉइंट करने के लिए आपका शुक्रिया देखने के लिए। होप यू ऑल एंजॉयड HBL PSL सीजन 10 एज मच एज वी डिड। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।